चलो भाई, तो आज का टॉपिक क्या है, हमारा मुद्दा क्या है? अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनते समझते हैं हम लोग कि अपठित गद्यांश में किस तरीके के प्रश्न आते हैं। देखिए हो ना प्रीवियस ईयर पेपर वाला। अच्छा, कल मैंने आप लोग को एक पीडीएफ शेयर किया था, क्लास में मैंने बताया था कि उसके कुछ हिस्से को आपको प्रिंट निकाल करके ले आना है, वो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। निकालो प्रिंट। अगर निकालो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अब यही बोर्ड से ही देख देख करके करते चलेंगे काम। ठीक है, इतना कुछ है क्या यहाँ? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग समझने का कि हमारे हिंदी व्याकरण में एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है क्या, हमारा अपठित गद्यांश। जब भी हम मेंस लिखने जाएंगे, सबसे बड़ा प्रश्न पत्र कौन सा है हमारा भाई? हिंदी। 100 नंबर का। हिंदी कितने मार्क्स का है भाई? 100 नंबर का, है ना। अभिषेक, ये बंद रहे पर्दा, हमेशा ध्यान रहे। हाँ, कोई भी आना जाना करे तुमको इसको बंद करना है। हाँ, तो कहां थे हम लोग भाई कि 100 नंबर का हिंदी, और उसमें जब प्रश्न पत्र हम देखते हैं तो पत्र लेखन हमको कितने नंबर का दिख रहा था? 16 नंबर का। वैसे ये अपठित गद्यांश लगभग 12 नंबर का आता है। कितना नंबर का ये? 12। तो आइए इस 12 नंबर की तैयारी आज पहले करेंगे हम लोग, बाद में समय रहते कुछ और भी तैयारी करेंगे। इस शब्द को ही समझ लेते हैं पहले तो। अपठित गद्यांश क्या मतलब समझ में आ रहा है भाई? अपठित गद्यांश से जो पढ़ा हुआ ना हो, सिंपल सी बात है। अपठित अर्थात इसके बारे में आप पहले कभी पढ़े नहीं। ये जो चीज है अपठित गद्यांश, ये क्यों है आपके सिलेबस में? क्या चीज है ये? अब देखो, आप जब अधिकारी बनोगे भविष्य में आपको ऐसे विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो पहली बार आप देख रहे होगे। ये वास्तव में आपके ज्ञान का, आपके संक्षेपण विधि का, आपके शब्द शैली का, आप कुछ विशेष रचना कर पाते हैं या नहीं, ये बहुत सारी चीजों का आपका क्या करने वाला है? परीक्षण लेने वाला है। ऐसी चीज जिसे आप पहली बार देख रहे हो, आपने पहले से इसको नहीं देखा है, नहीं जाना है, ऐसा चीज है क्या ये? अपठित। और वो भी बोला गया है गद्यांश, पद्यांश नहीं हमारे सिलेबस में। ये अच्छी बात है। जब हमारे पास में कोई नया पद्य आए तो उसका क्या करना होता है भाई? ससंदर्भ व्याख्या। तो पद्यांश की व्याख्या करने से ज्यादा आसान है गद्यांश की व्याख्या कर लेना। मुद्दा यह है यहां पर, जब ये पहले ही लिख दिया गया सिलेबस में हमारे कि ये अपठित गद्यांश है, इसका मतलब जो गद्यांश आपको दिया गया है आप उसके बारे में कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं रखते हैं, और गलती से आपसे कोई ऐसा गद्यांश टकरा जाए जिस संबंध में आप कोई ज्ञान रखते भी हो, तो आप पहले ये बात समझ लेना कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं आता। क्योंकि आप सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स हो, आपने इतिहास भी पढ़ा है, संविधान भी, अर्थव्यवस्था भी, भूगोल भी, आप दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हो, समाज शास्त्र पढ़ रहे हो, आप हिंदी पढ़ रहे हो, आप अंतरराष्ट्रीय संबंध भी पढ़ रहे हो, वही पर्यावरण पढ़ रहे हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हो। तो विषय बहुत सारे आप पढ़ चुके हो। ऐसी स्थिति में यदि हमें कोई अपठित गद्यांश इनमें से किसी भी विषय से देता है, कोई ऐतिहासिक लेख अगर दे दिया जाए, वह किस लेखक का है हमें यह ज्ञान नहीं, वह किस लेखक का है यह हमें ज्ञान नहीं, लेकिन हो सकता है कि हमें उसका विषय वस्तु पता हो कि हाँ भाई पर्यावरण से संबंधित बात कर रहे हैं, इतिहास के इस काल के बारे में बात हो रही है, बात हो रही है दर्शन के इस भाग के, बात हो रही है राष्ट्रीय चेतना की, बात हो रही है भाषा की, किसी भी प्रकार की बात हो रही है। आप ये जान लो कि आपके पास जो पूर्व ज्ञान है उसका यहां उपयोग नहीं करना है। इसे वैसा ही देखना सीखो जैसे कि आप इसे पहली बार जान रहे हो। मान लेते हैं कि हमारे एग्जाम में कोई एक अपठित गद्यांश आया, किस संबंध में कि बताया गया, एक छोटी सी कहानी बता दी जा रही है। कौन सी कहानी? कि किस प्रकार वल्लभ भाई पटेल जी की सलाह पर त्रिभुवन दास पटेल जी ने जो है क्या है
एक सहकारी संघ की स्थापना की। मदद किया था मोरारजी देसाई जी ने, और सहकारी संघ की स्थापना हुई, है ना, खेड़ा कैरा बोलो या खेड़ा दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ। और बाद में उसमें वर्गीस कुरियन जी जुड़े, बाद में हरिचंद जी भी उसमें जुड़ गए, और ऐसा जो है धीरे धीरे से भारत जो है दूध उत्पादन में प्रथम स्थान को प्राप्त किया। ऐसा करके बढ़िया एक लेख आपको दे दिया गया 15-20 लाइन का। अब उसमें जो है पूछ लिया गया, उसमें कुछ कुछ बातें बताई गई हैं। अब उसमें बता दिया गया, बोला गया आपको प्रश्न, वर्गीस कुरियन जी ने किस प्रकार मदद की, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया। आप उसमें लिखना चालू कर दिए, भारत के श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी। अगर हमारे अपठित गद्यांश में ये नहीं बताया गया है कि वर्गीस कुरियन जी ही क्या है भाई, भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं है कि ये तीनों हमारे त्रिभुवन दास पटेल जी, वर्गीस कुरियन जी और हरिचंद जी, ये तीनों को श्वेत क्रांति की त्रिमूर्ति कहा जाता है। अगर ये जानकारी वहां नहीं दी गई है तो आप कितना भी श्वेत क्रांति पढ़े रहो, कितना भी आप अमूल मॉडल जानते रहो, आपको बिल्कुल भी ऐसे शब्दों का प्रयोग वहां पर नहीं करना है। पर्यावरण से संबंधित बातें आ रही है, बात हो रही है कि पर्यावरण के क्षेत्र में अब हम धीरे धीरे क्या है भाई, जितना भी हमने पाप कर लिया था, धीरे धीरे से हम लोग कुछ चीजों को ओवरकम कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, वन प्रतिशतता भारत में बढ़ रही है। अब जबरदस्ती आप उसे बता दोगे कि हाँ हमने ओजोन में जितने भी छिद्र थे हमने उसको क्या है भाई फिलअप कर लिया है, उसमें लिखा है क्या पठित गद्यांश में? अगर लिखा है तो बात ठीक है, नहीं लिखा है तो हम बोलेंगे नहीं। तो अपठित गद्यांश को अपठित के तौर पर देखना सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात हमको यही समझना है कि अपठित गद्यांश के संबंध में, उस विषय वस्तु के संबंध में आपको कोई जानकारी है तब भी आप उसे शून्य मानकर चलेंगे। लेखक को भी आप नहीं जानते और आप अपना पूर्व ज्ञान भी कुछ नहीं रखोगे, अज्ञान बन के ही इसको पढ़ो, अज्ञानी बन के इसको पढ़ोगे कि हाँ भाई इसके संबंध में हमें कुछ नहीं पता। और अपठित गद्यांश को सॉल्व करने के लिए आपको 3 चरणों का प्रयोग करना है। अपठित गद्यांश को पढ़ने के लिए हमको कितने चरण चाहिए भाई? 3 चरणों का प्रयोग करना है, 3 बार इसको पढ़ना है। चरण 1, कितने चरण में पढ़ना है इसको भाई? 3। सबसे पहले हमें इस अपठित गद्यांश को एक बार पूरा पढ़ लेना है, पूरा पढ़े एक बार, जो भी अपठित गद्यांश दिया गया है उसको एक बार पूरा शुरू से अंत तक पढ़ लेना है। मैं अंत में इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि क्या आपके पास एग्जाम हॉल में इतना समय रहेगा और कैसे रहेगा और कैसे नहीं रहेगा, ये भी मैं बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बारे में चर्चा कर रहे थे, सर वो अपठित गद्यांश तो बन जाता है। सर ठीक है ना, ठीक है बन जाता है, मार्क्स कितने आए थे लास्ट टाइम? वो सर वो था ना, वो सारांश और ये मिलाकर 12 मिल जाते हैं अपने को, 4-5 नंबर उसमें, उससे ज्यादा कोई देता भी नहीं है, कोई देता भी नहीं कि तुम्हारी औकात नहीं है। विचारणी बात ये, कोई देता नहीं है। वैसे भी चेक करने वाला तुम्हें नंबर देने के लिए नहीं बैठे, याद रहे जो चेक करने वाले हैं वो राज्य शासन को अधिकारी देने के लिए बैठे, तुम्हें नंबर बांटने के लिए नहीं। उनकी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी हर एक गलती पर नंबर काटे, पुरजोर काटे, बचे खुचे लोग अधिकारी बने। समझ में आ रही बात? तो ध्यान रहे, नंबर तो कटेंगे वहां पर, कैसे नंबर कटने से बचना है वो समझो। पूछा जाता है कई बार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, एक एक समानार्थी बोल भी दिया है। तब भी अगर आपके पाले का प्रश्न आ गया ना, पर्वत, पर्वत के 4 ठोक जान रहे हो, अरे यार एक ही ठोक काहे लिखूं, एक ठोक लिख देता हूं, ले। समझ में आ रही बात? ले थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं, पुरौनी मत बांटते रहना। वहां बोला है एक तो एक ही लिखो, गिरी लिखो आगे बढ़ो, अचल लिखो आगे बढ़ो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वहां ज्ञान प्रदर्शन में भिड़ोगे तो यहां आके आपका समय घटेगा ही घटेगा। तो ध्यान रहे, सबसे पहले अलग अलग क्षेत्र में कैसे कैसे हमको समय बचाना है वो भी सीखेंगे हम। पूरा पढ़ना है एक बार, पूरा पढ़ लीजिए शुरू से अंत तक। जब तक कि अंत नहीं करेंगे तब तक फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया है ये हमको पता नहीं चलेगा। होता क्या है, कई बार हम लोग ना पहले लाइन को पढ़ करके अवधारणा बनाना चालू करते हैं। अवधारणा का मतलब जैसे मान लेते हैं
कि एक टॉपिक है, कोई भी एक विषय वस्तु है जिसमें बताया जा रहा है कि अकबर को यूं ही महान शासक नहीं कहा गया था, उसने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। अब आगे पता चला पूरा मनसबदारी व्यवस्था ही बताया गया है, लेकिन पहले लाइन में अकबर का जिक्र किया गया था। अब अकबर का जिक्र है बोल करके वो जबरदस्ती आपका शीर्षक या आपकी अवधारणा अकबर पर बन गई, लेकिन वास्तव में पैराग्राफ किसके संबंध में था? मनसबदारी व्यवस्था पर। समझ पा रहे बातों को? भाई अशोक महान शासक था, और वहां से चालू करके बाद में पता चला कि उसके सिर्फ और सिर्फ स्तंभ अभिलेखों के बारे में बात चली है। उसने बौद्ध मत के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। अर्थात जब तक हम शुरू से अंत तक को पढ़ेंगे नहीं, हमें अपने अपठित गद्यांश, जो हमें गद्यांश दिया हुआ है, उसके मूल को, उसके सार को समझने में दिक्कत होगी। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है? पूरा का पूरा पढ़ना है, और अपठित गद्यांश के व्यापकता और साथ ही साथ में वो कितना सटीक है उस बात को हमको हाईलाइट कर लेना है कि भाई ये गद्यांश अशोक के बारे में नहीं है, बल्कि अशोक के स्तंभ अभिलेखों के बारे में। इसमें और कोई जानकारी नहीं, बल्कि केवल एक इसी के बारे में जानकारी है। आ रही बात समझ में? पर्यावरण को लेकर के लेख लिखना चालू किए, पता चला उसमें सिर्फ COP29 के बारे में दिया हुआ है। स्टार्टिंग के 2 लाइन भले ही पूरे बता दिया गया, लेकिन तो हमें समझना होगा कि आरंभ किस शब्द से किया जा रहा है और उसके किस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। आ रही बात समझ में? तो पहला रीडिंग में हम लोग क्या कोशिश करेंगे? मूल को समझने की कोशिश करेंगे। फिर आती है दूसरा रीडिंग। दूसरा रीडिंग कब करें, कैसे करेंगे हम? तो दूसरे रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास प्रश्न दिए हुए होंगे, हम उन प्रश्नों को, और प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं? प्रश्न हो सकते हैं यहां से 5। क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं भाई? 5। क्या क्या प्रश्न? या एक उनका उसका शीर्षक, दूसरा उसका संक्षेपण, तीसरा उसका सारांश, चौथा उसका कोई भी एक पंक्ति को लेकर के व्याख्या, या 5वां हो सकता है कि उसमें दिए गए किसी संदर्भ विशेष से 1-1, 2-2 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न। आ रही बात समझ में? तो अपठित गद्यांश में पूछा क्या है? देखो, सारांश लेखन भी अपठित गद्यांश का ही एक हिस्सा है। मैं थोड़ी देर में सारांश लेखन पर जाऊंगा, लेकिन अपठित गद्यांश में 5 तरीके की बातें पूछी जा सकती है। मैंने कहा शीर्षक पूछेगा, और शीर्षक हमको कैसे पता चलेगा? जब तक हम लोग पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पता चलने वाला क्या? नहीं। दूसरा हमने कहा क्या? सारांश या संक्षेपण। जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, हमें क्या करना है? फिर प्रश्नों का अध्ययन कर लेना है। किसका अध्ययन कर लेना है भाई? प्रश्नों का अध्ययन कर लेना है, और प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद तीसरे राउंड में पुनः गद्यांश पढ़ना है। फिर से एक बार गद्यांश पढ़ना है, और इस बार जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तब हम पेन या पेंसिल पकड़ करके कुछ बातों को हाईलाइट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमको पता है कि इस गद्यांश के साथ करना क्या क्या है। यदि सारांश लिखना है तो सारांश के लिए क्या काम आने वाला है। यदि कोई प्रश्न है, उस गद्यांश को एक बार आपने पढ़ा है और फिर प्रश्न को आप पढ़ रहे हो, तो आपको पता है इस प्रश्न से संबंधित बात कहां पर दिया गया है, आप उसको हाईलाइट करोगे। संक्षेपण लिखना है तो संक्षेपण की बातों को हाईलाइट करोगे, और शीर्षक के लिए इस गद्यांश के मूल को समझने का प्रयत्न करोगे। समझ में आ रही बात? बोलो हाँ कि ना? 3 राउंड हो गया हमारा पढ़ाई। तब फिर चौथे राउंड में कहीं न कहीं आप किसी साइड में, किसी कोने में आप यहां पर हेडिंग डाल देना मूल, और मूल लिख करके ये विचार करना कि इसका लेखक जो भी है, लेखक की मन की बात क्या है। लेखक की मन की बात एक बार आपको समझ में आ गई तो फिर आप उसका सारांश, उसका शीर्षक सब लिख पाओगे। पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको लेखक के विचारों को तब जानना है। आप ना लेखक को जानते हो, ना उसने कौन से, उसके किस लेख के अंश को निकाला गया वो जानते हो। क्योंकि कई बार देखो, जो भी हमारे लेख हैं वो निर्भर करता है कि किसने लिखा है, वो किस मानसिकता का व्यक्ति है।
हम इतिहास पढ़ते हुए इस बारे में थोड़ी सी चर्चा किए थे। आप देखो मार्टिमर व्हीलर ने जब लेख लिखा कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। मार्टिमर व्हीलर खुद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिपाही था। अब वहां से जब वो आया है, मार्टिमर व्हीलर जब वहां से आया, तब वो हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में भी क्या लिख रहा है कि वैदिक आर्यों ने यहां आकर के युद्ध किया। नारमिनी का युद्ध, हरियूपिया शब्द को हड़प्पा से जोड़ा, इंद्र को जो है क्या है भाई, पुरंदर अर्थात पुर को तोड़ने वाला बताया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्टिमर व्हीलर के स्थायी भाव में ही युद्ध है। तो जब तक कि हम लेखक के स्थायी भाव को नहीं जानेंगे, वो क्या और क्यों लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हम जानेंगे क्या? इसलिए अगर हमें यही नहीं पता कि कौन है लेखक, किस विचारधारा का ये व्यक्ति है, जब हम ये नहीं ही जानते तो हम इस बारे में जानकारी कहां से लेंगे? हमारे अपठित गद्यांश से। पहले से ही अगर बता दिया जाए कि हाँ भाई तुलसीदास जी जो है क्या है भाई, तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हैं, ऐसा बोल दिया जाए, तो आप जानते हो वो श्री राम जी के भक्त हैं, सगुण भक्ति धारा के हैं। अगर कबीरदास जी के बारे में बोलते निर्गुण धारा के भक्त कवि हैं, तो आपके बारे में, आपके मन में एक अवधारणा बन गई ना, ये कैसी बात करेंगे? पर्यावरण को लेकर के, दर्शन को लेकर के, विज्ञान को लेकर के किसकी क्या अवधारणा होती, थोड़ी थोड़ी सी बातें हमको समझ में आ जाती है। यहां पर इसलिए मैंने कहा क्या कि बिना किसी पूर्व ज्ञान के हमें इसका अध्ययन करना है। कितने चरण में अध्ययन करेंगे हम, इसको बताइए जल्दी से? 4। और भयानक अगर आपको लगे कि समय कम है, अब निपटने ही वाले हैं, तो पहले वाले को हटा दो। फिर समय कम रहने पर डिलीट, फिर पहले क्वेश्चन को ही पढ़ो, फिर उसके बाद पढ़ो। लेकिन उससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपसे कोई चूक हो जाए। ठीक है, तो हमें समय का कैसे यूज करना है आज हम ये करके देखेंगे। अपठित गद्यांश में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समझ में आ रही बात है आपको? बोलो हाँ कि ना। अपठित गद्यांश के लिए सॉल्व करने के लिए हमें कोई भी पूर्व ज्ञान रखना है क्या? ना, कभी नहीं, बिना किसी पूर्व ज्ञान के बैठना है भाई। एकदम नया नवेला चीज देखना है। और हमें लेखक के बारे में कुछ नहीं पता, उसकी विचारधारा नहीं पता, उसका दर्शन नहीं पता, और इसलिए हम उनके मन की बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे। आइए देखते हैं कि अपठित गद्यांश से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां पर आएंगे। तो अपठित गद्यांश को लेकर के मैंने बताया आपको कितने प्रकार के प्रश्न आने वाले भाई आपके पास? 5। सबसे पहला संबंधित छोटे प्रश्न। संबंधित छोटे प्रश्न मतलब वो एक एक नंबर वाले नहीं होते हैं, जिनका उत्तर अपठित गद्यांश में छिपा होता है कि हाँ इस गद्यांश की इस पंक्ति को ही कॉपी पेस्ट करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा, ऐसा हमें लगता है। तो ठीक है, कुछ छोटे छोटे संबंधित प्रश्न होंगे। दूसरा हम देखते हैं यहां पर होता क्या है भाई, पंक्ति की व्याख्या करने के लिए भी आता है। जब कभी भी किसी पंक्ति की व्याख्या करने के लिए पूछा जाए तो यहां पर अब आप अपना कुछ अपने मन की बातों को वहां ऐड कर सकते हो। कोई भी छोटा सा पंक्ति अगर दे दिया गया, अभी हमारे क्वेश्चन में आएगा, तब फिर वहां पर आप कुछ बातें ऐड कर सकते हो। याद रखना, पंक्ति की व्याख्या जब करते हैं हम तो वो पंक्ति से 3 गुना होती है। कितनी होती है भाई? 3 गुना। अब ये पंक्ति की व्याख्या क्या है उदाहरण में देखेंगे आगे हम लोग। तीसरा प्रश्न होता है भाई शीर्षक। क्या देना होता है हमें? अपठित गद्यांश का शीर्षक। और ये तो कॉमन क्वेश्चन, अपठित गद्यांश आपके सामने है तो शीर्षक तो देना ही पड़ेगा। और शीर्षक कब दे पाएंगे? जब हम मूल को समझेंगे। चौथा प्रश्न बनता है भाई सारांश। क्या आता है भाई? सारांश लेखन। और एक और प्रश्न है जो साधारणतया नहीं आता, एक आध बार ही आया हुआ है, संक्षेपण। क्या भाई? संक्षेपण। ध्यान रहे, इंग्लिश का प्रेसी राइटिंग वो संक्षेपण है और हिंदी का सारांश लेखन अलग बात है। तो हमें समझना होगा डिफरेंस, दोनों क्या है, कैसा है। इस बात को हमें
हिंदी में हमारे पास सारांश लेखन ज्यादा है, संक्षेपण कम है। मैं दोनों में अंतर आपको पहले सिखाऊंगा। क्लियर है बात? तो चलिए भाई, हमने क्या समझा अपठित गद्यांश में कैसे उसको चरणबद्ध तरीके से पढ़ना है। क्या ये बातें क्लियर है? कहिए हाँ कि ना। और दूसरी बात, हमारे पास प्रश्न कैसे कैसे आएंगे भाई? हमारे पास प्रश्न जो आएंगे वो गद्यांश से संबंधित प्रश्न होंगे, किसी पंक्ति की व्याख्या होगी, या फिर डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो शीर्षक पर रहता है, एक आता है सारांश लेखन, और एक होता है क्या? संक्षेपण। क्लियर है बात? हाँ कि ना। तो इससे पहले कि हम अपठित गद्यांश के इन प्रश्नों पर चर्चा करें, आइए पहले समझने का प्रयत्न करते हैं सारांश क्या है। क्या समझने का पहले प्रयत्न करते हैं भाई? सारांश। ठीक है, उसके बाद में हम लोग छोटे प्रश्नों पर जाएंगे। पहला हमारा टारगेट क्या है अभी? सारांश लेखन। लिखना चालू करें सारांश। इससे पहले कि सारांश लिखने के लिए मैं आपको कोई विशेष गद्यांश दूं, आइए सारांश कैसे लिखते पहले वो तो जान ले। दो शब्द है हमारे पास, सारांश और संक्षेपण। इन दोनों में अंतर समझते हैं पहले। एक शब्द है हमारे पास क्या? सारांश, और एक शब्द है हमारे पास क्या? संक्षेपण। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? संक्षेपण वैसे आता नहीं हमारे एग्जाम में, तो सर जब आता नहीं काहे बता रहे हो? इसलिए ताकि आप गलती से सारांश ऐसा मत लिख दो कि वो संक्षेपण लगने लगे। 90% लोग सारांश के बजाय संक्षेपण लिखने लग जाते हैं। इसलिए मैं आपको संक्षेपण इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सारांश के बजाय संक्षेपण मत लिखो। समझ में आ रही बात? तो चलिए समझने का प्रयत्न करते हैं संक्षेपण क्या है। पहले संक्षेपण की कुछ गुणधर्म बता दूं आपको, ताकि ये तो पता चले करना क्या नहीं है। संक्षेपण क्या होता है कि कभी कहीं पर कोई घटना अगर हुई है या कोई बातें आपको बताई गई है, तो उन घटनाओं का, उन बातों का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन संक्षेपण है। इसमें जो कुछ भी कार्य हुआ है, जो कोई भी घटना घटित हुई है, जो भी बातें बताई गई है, उसका उसी क्रम में होना जरूरी है। और जो अनर्गल बातें हैं या जिन बातों को काटा जा सकता है, उन्हें काट काट करके बता देना जरूरी है। अर्थात वास्तव में संक्षेपण क्या है? तो वास्तव में संक्षेपण जो है ये क्या है भाई? काट छांट की प्रक्रिया। काट छांट की प्रक्रिया। पहले आपके दिमाग में यही आ जाए कि मुझे क्या क्या काटना है, और काट छांट करने के बाद में वास्तव में इसमें क्रमबद्ध उल्लेख करते हैं हम। क्रमबद्ध उल्लेख करते हैं किसका? हमारे दिए गए गद्यांश का। जैसे अभी हमारे पास कोई फिलहाल कोई गद्यांश नहीं, तो हम एक घटना लेते हैं। बहुत चर्चित रही थी एक घटना। कौन सी घटना? ये किसको ले ले? चलो बड़ा बाजार ले लेते हैं। बहुत दुखद घटना थी, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब वो घटना यार देखो, कई दिनों तक, कई महीनों तक की प्लानिंग थी कुछ भी। जिस दिन आगजनी हो गई परिसर में, आप हो वहां के डिप्टी कलेक्टर, सचिव से फोन आएगा डीएम को, भाई बताइए क्या घटनाक्रम हुआ। डीएम ने आपको कॉल कर दिया, हाँ भाई रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए, क्या हुआ क्या था। संक्षेप में अब जो आप बताओगे, तब उनको ये थोड़ी बताओगे हाँ तो वो एक दिन जो है ना, ये फलान नाम का गांव था, तो सर हुआ ये कि उस गांव में भी कहानी नहीं सुनाना। आप क्या बताओगे? अमुक गांव में अमुक दिन जैत खाम को नुकसान पहुंचाया गया। ग्राम के लोगों को कुल 3 लोगों पर संदेह था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उन्हें पकड़ा, परंतु किन्हीं भी कारणों से गांव वाले असंतुष्ट रहे। अंततः गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया। विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो चला कि कलेक्ट्रेट परिसर को जला दिया गया। इस संबंध में अभी और जानकारी देना बाकी है। आगजनी वास्तव में किन लोगों ने की थी बाकी। 4 से 5 लाइन में पूरा वो चीज मसा समझ में आ रहा है? बोलो हाँ कि ना। यही है संक्षेपण। यही क्या है? संक्षेपण। समझ में आ रही बात?
हाँ कि ना भाई? यहां पर हम लोगों ने संक्षेप में जो है क्या किया, काट छांट करके कुछ क्रमबद्ध तरीके से, कि पहले भाई जैतखाम को नुकसान पहुंचाया गया था, बाद में फिर पुलिस ने भी कार्यवाही की, ये नहीं कि प्रशासन सो रहा है, आपने पुलिस वालों के भी बारे में बता दिया, जो मीडिया में आने आता है प्रशासन सो रहा था, अरे नहीं सोते रहते हैं भैया, पुलिस वाले जाके मिलो, बेचारे ऐसी परेशान है। अब पुलिस वाले काम कर रहे हैं, मतलब वहां के पटवारी से लेकर नायब तहसीलदार से लेकर तहसीलदार सब कोई काम कर रहे थे, सारा काम चल रहा होता है, अचानक कहीं पर कोई फेल्यूर आ जाता है, तभी फिर हमको गलत रिजल्ट मिलता है। तो भाई आपने ये भी बताया प्रशासन अपना काम कर भी रहा था, लेकिन फिर भी किसी भी कारणवश इतना जो उग्र जो आंदोलन हुआ उसको रोकने में हम सक्षम नहीं रह पाए थे। तो क्रमबद्ध उल्लेख होना जरूरी है। आप इसको ऐसा नहीं समझा सकते, हाँ सर वो घटना ऐसी रही कि लोग उग्र आंदोलन किए, कलेक्ट्रेट को जला दिया गया, क्योंकि इससे पहले वो लोग शांति आंदोलन करना चाहते, क्योंकि उससे पहले वो 3 लोग, क्योंकि वो उल्टा नहीं चला देना है। समझ में आ रही बात? क्रमबद्धता अनिवार्य है। क्रमबद्धता यहां पर क्या है भाई? अनिवार्य है। और दूसरा, बाकी अनर्गल बातों का क्या कर देना है, यहां काट छाट कर देना है। अनर्गल बातों कर देना है, यहां का क्या काट छाट। यहां पर केवल आकार में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन होगा, बाकी कुछ और परिवर्तन नहीं। यहां आप अपने आकार में परिवर्तन होगा, क्रमबद्ध उल्लेख होगा, काट छाट होगी, अपने विचार नहीं प्रस्तुत करेंगे, अपने विचार नहीं, कोई नई विचारधारा नहीं लानी है यहां पर, ठीक है। दूसरा, यहां पर हम लोग कभी भी जो है क्या है भाई, कंक्लूड करना क्या बोलते जी, निष्कर्ष, निष्कर्ष नहीं निकालेंगे हम। यहां बातें जो भी बात बताई गई है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बता दिया गया, ठीक है, वृक्षारोपण के बारे में बता दिया गया, तो एकदम क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं लास्ट में, हाँ अतः हम कह सकते हैं कि वृक्ष हमारे लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक। ये सब नहीं कर देना उधर जा करके, ठीक है। तो ये जो है क्या है, निष्कर्ष हम इसमें नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकालना है। ये सारी बातों का ध्यान रखना होता है, कहां, संक्षेपण में। अब देखो आप गौर करो, सारांश जब भी आपको लिखने के लिए कहा जाता है, क्या करते हैं हम लोग, हमको पता, अच्छा ये भी मजे की बात कि ये भी 1/3 ही होता है, 1/3 ही होता है। संक्षेपण भी कितना होता है भाई, 1/3 ही होता है। तो मजे की बात यह है कि ऐसी स्थिति में आपको जब कोई एक पैराग्राफ, कोई एक गद्यांश दे दिया जाता है ना, तो पकड़ करके हम लोग उसके पहले लाइन को लिख दिए, बाद के 2 लाइन काट दिए, फिर लाइन लिख दिए, फिर काटे, फिर लिखे, फिर काटे, और ऐसा करके हम लोग फाइनली हाँ चलो ठीक है। चेक करने वाला मूर्ख नहीं है, जहां उसको समझ में आया कि तुमने ऐसी हरकत की है, उठा करके देगा क्या, वो 0, अर्थात तुमने क्या किया, बरगलाने की कोशिश की चेक करने वाले को, उठा करके वो देगा क्या आपको 0। फिर उसके बाद नहीं रोते रहना है कि थोड़ा तो नंबर दे ही सकते, कोई क्या थोड़ा, कोई थोड़ा मोड़ा वाली बात यहां पर नहीं, मैथ्स नहीं, स्टेप मार्किंग होता रहेगा। यहां चेक करने वाले को एक बार भी एहसास हो गया कि आपको सारांश और संक्षेपण में अंतर नहीं पता है, पूरे नंबर काट दिए जाएंगे, पूरे नंबर तुरंत काट दिए जाएंगे। आप फिर उसके बाद कितना भी हाथ पैर हिलाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। तो संक्षेपण को हम पहले समझ चुके हैं, आइए अब सारांश को समझते हैं। सारांश क्या है, सारांश में क्या चीजें हम लोग को करनी होती हैं। बुरा क्यों मान रहे भाई? सारांश लेखन, तो सारांश लेखन में क्या देखते हैं हम लोग, हाँ भाई ये भी 1/3 ही है, 1/3 लगभग, समझते हो लगभग का मतलब कि थोड़ा 10% मार्जिन इसमें रहता है। कितना परसेंट मार्जिन रहता है भाई इसमें, 10% आप जो है क्या है भाई, थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, और 10% भी बहुत होता है, ठीक। तो सर कैसे हम लोग वहां पर देखेंगे कि हमारा ये 1/3 हो रहा है,
सिंपल सी लॉजिक है। आपके पास जो पेज दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, जो दिया जाएगा, आप काउंट कीजिए कि उसमें कितने शब्द हैं। कैसे काउंट करेंगे? तो उसके मुख्य शब्दों को पकड़ करके 1 2 3 4 करते करते मान लेते हैं कि एक लाइन में 10 शब्द लिखे हुए हैं, ताकि मुझे पहाड़ा पढ़ना आसान हो, इसलिए मैं 10 बोल रहा हूं। हो सकता है वहां 9 हो सकता है 12 हो। अब मान लेते हैं कि उसने दे दिया है 8 लाइन में, तो हो गया कितना? वो 80। लगभग काउंट करना होता है जी, कितना? लगभग में हमने देखा 80। अच्छा, आपकी जो मेंस वाली कॉपी है, जितने लोग भी सही आकार में लिखते हो, आप गौर कियोगे कि आप लगभग 8 शब्द लिख पाते हो एक लाइन में, या अगर आप 7 लिख पाते हो तो उस बात को गौर करके रखना, लगभग एवरेज जो है 7-8 ही लिख पाते हैं सारे स्टूडेंट। क्लियर? कितना लिख पाते हो भाई? 7-8। ठीक है, और उसी हिसाब से वो कॉपी बनाया भी गया है, तभी तो आपके 2 नंबर के उत्तर के लिए 4 लाइन है। 8 चौक 32, 30 शब्द बोला होता है ना, और 4 लाइन दिया रहता है। हाँ, वो कोई इतना छोटा लिखते हो, एक लाइन में 10-10 शब्द लिख रहे हो, 4 लाइन में 40 शब्द लिख दे रहे हो, वो अलग बात है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन तो हम एवरेज मान लेते हैं, एक लाइन में कितना शब्द आता है भाई आपका? 8। तो अब बस, अगर वो कितने शब्द का हमने गिना था भाई? 80 शब्द का दिया हुआ है। 80 का 1/3 निकालो, कितना आएगा बोलो? 28। कितने शब्द आ गए? 28। और आपके कॉपी के एक लाइन में कितना आ रहा है? 8 शब्द। तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 3.5 लाइन के आसपास आप लिखोगे। कितना लाइन लिखोगे? आपको 80 शब्द का एक पैराग्राफ दिया गया है, तो उसका सारांश कितने लाइन में आना चाहिए? 3.5 लाइन में। कितने लाइन में? 3.5। शब्द नहीं गिनना है आपको, लिखते हुए इस बात का एहसास रखना है कि मुझे ये 3.5 या मैक्स टू मैक्स उसको 4 लाइन पूरा हम यूज कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखो। 8 चौक 32 तक जाएगा, 27-28 शब्द होना चाहिए था, जो कितना चला गया भाई? 32। इसीलिए यहां पर बोला गया क्या? लगभग। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? अरे कहो हाँ कि ना? पक्की बात? ठीक है, तो हम सारांश लेखन में पहला काउंट क्या कर लेंगे भाई? हमारे शब्द। एकदम बिना काउंट के काम नहीं करेंगे। मेंस वाली कॉपी लाया हो ना आप लोग? कैसी कोई भी कॉपी उठा के ले आए हो? मेंस वाली लाया, उसी में अभी क्वेश्चन दूंगा मैं, उसी में प्रैक्टिस करना है तुमको। और अगर नहीं लाए हो तो फिर जो भी कॉपी रखे उसमें शब्द काउंट कर लेना, कितना शब्द आता है। ठीक, चलो, तो ये तो सारांश में एक बात। दूसरी बात यहां पर हमको क्या करना है? यहां पर लेखक की मूलभूत बात को हमको समझना है। लेखक की मूल धारणा हमको समझनी है पहले। जब तक कि लेखक के मूल धारणा को हम नहीं समझेंगे, तब तक कि हम सारांश नहीं लिख सकते। तो लेखक की मूल धारणा को समझने के लिए हमको क्या करना होगा? उस गद्यांश को, पैराग्राफ को कम से कम 2 बार अध्ययन करना ही होगा, रीड करना ही होगा। तो जैसे ही हम लोग उसको अध्ययन कर लेंगे, इसके लिए हमें, हमारे लिए क्या जरूरी भाई? 2 बार अध्ययन जरूरी है। किसका? पैराग्राफ का। लेखक की मूल धारणा को समझना है, और उसके बाद फिर अपने शब्दों में मूल वर्णन करना है। मूल वर्णन करना है। किसका वर्णन करना है भाई? सार के अंश का। सार के अंश का। ये क्या बात हुआ? सारांश, सार धन अंश। यहीं पर समझो इस बात को। पैराग्राफ दिया गया, सार क्या है, सार का अंश क्या है? आपके पास 1 किलो दूध है, क्या उस 1 किलो दूध से 1 किलो घी बन जाएगा? नहीं ना। पहले कन्वर्ट करेंगे हम उसको दही में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? अब फिर मस्त मथेंगे उसको। मथनी प्रयोग के बाद में जो निकल करके आएगा वो क्या है? उसका मक्खन। क्या मक्खन और दही सेम क्वांटिटी के होंगे? हमारे पास पहले जो दही है ना, वही है गद्यांश, और फिर वहां से जो हम लोग मक्खन निकालेंगे, और बाकी फिर मही अलग, खट्टापन अलग। क्या सर, गर्मी से एक तो आए हैं और आप दही मही कर रहे हो, मजा ही आ गया, स्वाद है। अब जो निकला मक्खन, वो मक्खन की मात्रा कम है ना,
हमारे काम की चीज जो निकली वो कम है मात्रा, वो हुआ सार। लेकिन अब इस मक्खन को भी करना है हमको क्या, गर्म। और गर्म करने के बाद जो फिर थोड़ा सा बचेगा, मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं 1 किलो दूध या दही जो था, तो मुश्किल से 100 ग्राम वहां से क्या निकल जाएगा भाई, घी। और वही है उस सार का अंश। आप समझिए इस बात को, गद्यांश आपके पास दिया हुआ है, वो पूरा का पूरा क्या है भाई, पूरा पतीला भरा हुआ दही। आपको पहले अध्ययन में क्या करना है भाई, उसमें से पहले तो उसका सार निकालना है, निचोड़ निकालना है कि हाँ भैया ये है हमारा क्या, सार। और उस सार के अंश को अपने शब्दों में लिखना है। यहां पर मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि मैंने आपको अपने शब्दों में लिखने का, अपने शब्दों में लिखने की बात कही है। आपको अपने शब्द का प्रयोग की स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र है अपने शब्दों का प्रयोग करने के लिए, लेकिन अपने विचारों का प्रयोग नहीं करना है। समझ पा रहे बातों को, अपने शब्दों का प्रयोग, परंतु अपने विचार का प्रयोग नहीं। अपने विचार, मत, जानकारी, कोई भी नए ज्ञान का प्रयोग नहीं। तुम शब्द नए ले आओ चलेगा, लेकिन अपना एक्स्ट्रा ज्ञान यहां डालने की कोशिश मत करना, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान मत देना वहां पे। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला था ना, अगर उन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन लिखा तो खाली उनको उतना ही बोलो, जबरदस्ती श्वेत क्रांति के जनक मत बताओ, जानकारी दोगे गलत हो जाएगा। क्योंकि चेक करने वाला, अपठित गद्यांश देने वाला आपसे यही उम्मीद करता है कि आप उतना ही जानोगे जितना लेखक ने बताया। आप ज्यादा जानते हो तो मूर्ख हो, आपको ज्यादा ज्ञान नहीं देना है। समझ में आ रही बात? अगर आप ज्यादा ज्ञान देने गए तो सारांश या संक्षेपण लिखने की कैपेसिटी आप में नहीं है, लिखने कैपेसिटी आप में नहीं है। समझ में आई बात? ये फिर वैसी वाली बात हो जाती है क्या, कुछ आपके दोस्त ऐसे होंगे ना, या घर में कभी कभी आप देखते होंगे किसी को ऐसा कि उसको बताना क्या था कि वो साइकिल से कैसे गिरा, लेकिन वो कहानी चालू करता है कि मम्मी ने उसे ही क्यों दूध लेने भेजा था। वो हुआ क्या ना, देख मैं भाई सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, जानता है तू। अब बड़ा भाई ना सो रहा था यार, अब वो सो रहा था, उस चक्कर में मम्मी मेरे को दूध लेने भेज दी। अब दूध लेने में जाया था, अब एक तो मेरे साइकिल को भैया गिरा दिया था, वो तो उसका चैन निकल गया। अब मैं भैया साइकिल को लेके गया, अब भैया से ऐसे जो पैडल मारा ना, फट से गिर गया। जरूरत था इस बात का कि वो बताए कि उसका बड़ा भाई सो रहा था, कि वो जग रहा था, क्या है। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहानीकार होते हैं ना, हाँ लाइव क्लास में नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, है ठीक है। तो कहानी क्या जानना है पहले वो पता रहे ना। समझ में आ रही बात? कभी भी हम यहाँ पर अपने मन के विचार, यहाँ पर अपना मत, अपनी कोई जानकारी नहीं साझा करेंगे। हम अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है बात। एक और विशेष बात कि इसमें जो है हम क्या करते हैं भाई, इसमें हम निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहां पर। और निष्कर्ष जो निकालते हैं वो मूल होना चाहिए, वो सार होना चाहिए। जो भी हम निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं वो लगना चाहिए कि हाँ भाई ये इसका सार तत्व को कह रहा है, सार तत्व को बता रहा है, ठीक है। अब भाई ये सार तत्व कैसे और क्या, तो एग्जांपल सॉल्व करने से हमको समझ में आ ही जाना है, ठीक है। अभी करेंगे एग्जांपल सॉल्व, हमको समझ में आ ही जाना है। तो देखो निष्कर्ष हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, सार तत्व हमको दिखना चाहिए। इसके बाद सारांश में और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें सारांश में आकार एवं आकृति दोनों परिवर्तित होते हैं, आकार एवं आकृति दोनों परिवर्तित। आकार आकृति दोनों परिवर्तित का मतलब यहां पर केवल आकार में परिवर्तन हो रहा था, अर्थात अगर वो 15 लाइन का है तो 5 लाइन कर दिए, खत्म, बीच की बातों काट छाट के, प्रमुख घटनाओं को बताकर। लेकिन इसमें क्रमबद्धता अनिवार्य नहीं है। क्या नहीं, यहां पर क्रमबद्धता अनिवार्य नहीं।
क्रमबद्धता अनिवार्य नहीं, और इसलिए क्या होता है कि इसकी आकृति भी चेंज हो जाती है, न केवल आकार बल्कि आकृति की। सारांश लेखन जब हम करते हैं तो स्टार्टिंग में ही हो सकता है कि हम ये बताएं कि प्रस्तुत अपठित गद्यांश में लेखक इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने मूलतः ये बातें बताई हैं। समझ में आ रही बातें? आकार और आकृति समझ रहे हो ना? अरे हाँ कि ना? अरे ये क्या है बोलो? ये अलग अलग आकृतियां हैं, आकृति में परिवर्तन। और ये क्या, ये भी गोला ये भी गोला, दोनों वृत्त हैं ये, लेकिन दोनों आकृति तो सेम है, लेकिन आकार में हुआ क्या, परिवर्तन। जब हम संक्षेपण करेंगे तो संक्षेपण में हम क्या करेंगे, केवल आकार में परिवर्तन, जो बताया गया है उसको छोटा करके। लेकिन अगर हम सारांश लिख रहे हैं तो सारांश लेखन में हम आकार के साथ साथ आकृति भी परिवर्तित कर सकते हैं, आकृति भी परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे बताने का तरीका बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। ठीक है बात? चलो, एक तो ये हमने देख लिया। और क्या करना है या नहीं करना है, देखो हम जब लिख रहे होते हैं क्या, सारांश, तो सारांश में ध्यान रहे उदाहरण या कोई भी दृष्टांत या कोई भी मुहावरा लोकोक्ति, कोई भी आंकड़े ये जो भी चीजें दी हुई होती हैं ये नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है भाई। कोई भी वहां पर उदाहरण दिया हो, कोई दृष्टांत दिया हो, कोई आंकड़े दी हो, बिल्कुल नहीं बताना है हमको। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत के 46.1% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, जीडीपी में कृषि का योगदान 16.1% है। ऐसा बताने के बाद वो कृषि के महत्व पर प्रकाश डाला होगा। अब ये 46.1 या 16.1 को सारांश में बताना नहीं है। वास्तव में जो पहला वाक्य था ना कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश है भारत, इस बात को बताने के लिए, पुख्ता करने के लिए दो उदाहरण ही प्रस्तुत किए गए थे आंकड़ों के सहारे। तो हम सारांश में आंकड़े बताएंगे क्या? कदापि नहीं। हम कोई मुहावरे, कोई लोकोक्ति बताएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आ रही बातें समझ में? बोलो हाँ कि ना? हमें यह समझ में आना चाहिए कि हमें मुहावरे रिपीट नहीं करना है भाई। आपको किसी के मन की बात को, मूलभूत बात को आपको बताना है तो उसमें और उदाहरण घुसेड़ोगे क्या उसमें? हाँ, छोटे भाई के जाने से सुरेश बहुत दुखी हो गया। अब उसी में जब ठीक वैसे ही जैसे श्री राम भरत के लौटने पर, अबे नहीं करना है भाई, यहां तुमको बस सुरेश दुखी था बता देना है, खत्म बात। बोलो हाँ कि ना? तो यहां पर कभी भी हम लोग कोई दृष्टांत, मुहावरा वगैरह लिखना नहीं। जो नया तो लिखना ही नहीं है, जो दिया है गद्यांश में उसे भी नहीं लिखना है। गद्यांश से सबसे पहले सारांश लिखना है तो गद्यांश के आंकड़े, मुहावरे, उदाहरण, दृष्टांत एक लाइन से काटते जाओ कि भैया तुझे ही नहीं लिखूंगा मैं, सबसे पहली बात तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि मुहावरे क्या होते हैं। अरे हाँ कि ना? क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो? हाँ कि चिकने खड़े हो गए हो? समझ में आना तो चाहिए ना कि कब मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो देखो यहां पर एक और बात है जो हमको जान लेना चाहिए, क्या कि हम यहां पर प्रयोग कर सकते हैं कुछ अपने शब्दों का, या कहो यहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं किनका भाई?
अनेक शब्दों के एक शब्द अर्थात स्थानापन्न शब्दों का, स्थानापन्न शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसे लिखा हुआ है शब्दों, मैं लिख दूं इसको पूरा, का प्रयोग हम कर सकते हैं। रमेश का बेटा बहुत ज्यादा जानने की इच्छा रखता था। एक बार वह नदी किनारे, आप क्या आपको बोलोगे? रमेश का बेटा जिज्ञासु था। क्या लिख दोगे? रमेश का बेटा जिज्ञासु था। फिर आगे जो भी बात बताए, तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोले? जिज्ञासु। हमारा शॉर्ट तो वहीं पर हो गया। तो अनेक शब्दों के एक शब्द, इसलिए हम यहां पर प्रयोग करते रहेंगे। क्या ये बात क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। तो सारांश लेखन में कुछ इस प्रकार की चीजों का हमको ध्यान रखना है। और हो सकता है कि एक आध बात अगर मैं अभी नहीं बता पाया हूंगा, वैसे तो सारी बातें आपके सामने हैं। संक्षेपण में हमको केवल काट छाट करना है। यहाँ क्रमबद्धता होती है, यहाँ क्रमबद्धता नहीं होती। यहाँ केवल काट छाट करना है, जबकि यहाँ पर हमको मूल सार लिखना है। यहाँ पर आकार में परिवर्तन होगा, यहाँ आकार एवं आकृति दोनों बदल जाएगी, क्योंकि क्रमबद्धता भी नहीं है। यहाँ अपने विचार नहीं लिखने हैं, वैसे यहाँ पर भी अपने विचार नहीं लिखने हैं, लेकिन यहाँ अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर जो शब्द है वैसे ही लिखो, ना विचार ना शब्द। यहां अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपने विचार नए नहीं डालेंगे। यहां निष्कर्ष नहीं लिखेंगे, यहां हम लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं। यह भी 1/3 ही होता है लगभग, और यह भी होता है लगभग 1/3। क्लियर है बात? सारी बातें क्लियर हैं? बोलो हाँ कि ना। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए चलिए हम अब आरंभ करते हैं। क्या? हाँ पूछिए। दृष्टांत मतलब क्या होता है? गुड। दृष्टांत उदाहरण का एक प्रकार है, समझ लो। परंतु होता क्या है कि उदाहरण हम लोग किसी भी प्रकार से देते हैं। उदाहरण हम देते हैं कोई जैसे ये संज्ञा का उदाहरण है, सर्वनाम का उदाहरण, ऐसा, ठीक। लेकिन दृष्टांत क्या है? किसी एक घटित घटना को जब हम प्रस्तुत करते, क्या करते हैं हम लोग? प्रस्तुत, ठीक है। जैसे कहीं दूर से मैं आपको ऐसा बताऊं कि भाई देखो, आप सभी को मेहनत करना चाहिए। हमारे इतिहास में कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जो कमी में भी पढ़ाई करते हुए देश की सेवा किए हैं। आप इन बातों को समझने के लिए उदाहरण ले सकते हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। ऐसी बात करूंगा। लेकिन यही आपके बीच से ही जब कोई निकल करके सामने आता है, हम कहते हैं देखो भाई, आप ही के साथ बैठा हुआ वो लड़का 2 साल 3 साल तक लगातार पढ़ाई करता रहा, आज अब वो खुद मेंस लिख रहा है। जिस दिन कभी वो अधिकारी बन के आएगा, आप सभी के सामने वो दृष्टांत बनकर खड़ा होगा। आप देख रहे हो लाइब्रेरी में लगातार मेहनत करते 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 हमारे कुछ, अब मैं नाम यहां पर जो है नहीं लूंगा, लेकिन पिछले साल जितने लोग भी बने, आप सम्मान समारोह में आप लोग शामिल थे, और वहां पर आपने जिन लोगों को देखा उनके संघर्ष को भी आप देखे हो। मुकेश जी के साथ पढ़ रहे हो, नंदनी साथ पढ़ रहे हो, है ना। नंदनी इस बार मेंस भी लिख रही, फिर वो फॉरेंसिक उसमें चली गई थी उसके बाद। ये सब आपके लिए क्या हो गए भाई? दृष्टांत हो गए। क्या हो गए लोग? दृष्टांत। आप देख रहे हो उनको अपने आंखों के सामने में, आप क्या है भाई? देख रहे हो, मेहनत करते हुए समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर देना ही क्या है? दृष्टांत। क्लियर है बात? हमें यहां पर यही नहीं करना है, मैंने बताया, ठीक है। तो चलिए भाई एक आध उदाहरण लेकर के आगे बढ़े। तो उदाहरण लेते हैं हम लोग, सारांश लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। सारांश लिखते हैं। अरे ये पठित गद्यांश खुल गया क्या? नहीं, पहले सारांश लिखेंगे, ठीक है। पहले सारांश वाला कर लेते हैं, फिर ये तो छोटे मोटे प्रश्न वश्न तो बन जाते हैं जी। चीजें समझ में आई ना? सारांश लेखन क्या है करके? अरे हाँ कि ना। हो सकता है, और हो सकता है क्या, मेरा मानना है कि ये छोटी छोटी बातें आपको पहले से पता रही होंगी, लेकिन फिर भी लिखने से पहले एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो चलिए, सारांश लेखन, आप सभी बहुत मेहनती लोग हो, बहुत अच्छा आपका हिंदी का ज्ञान है, पारंगत लोग हो, और ऐसे अपने आप को समझाते हुए ये गद्यांश आपके हवाले छोड़ता हूं मैं। पढ़िए और लिखिए। चलिए भाई, 5 मिनट का समय है आपके पास, 5 मिनट ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं।
ऑनलाइन वाले भी लिखने की कोशिश करना, ठीक है। जहां टास्क देना जो चालू करता ऑनलाइन वाला, एक एक करके एकदम गायब। अरे अब तो सर तो टास्क देना चालू करें, अब देख रहा हूं मैं यहां से। लिखने की कोशिश कीजिए। एक चैट बॉक्स में वो अपलोड नहीं होता क्या, फोटो वोटो होता तो इन लोग से ना लिख लिख के फोटो अपलोड करो बोलता। ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन होता तो अपलोड कर देते सर। ये तेरे लिए ऑप्शन ही था बेटा, तेरे को तो क्लास आना चाहिए था नालायक। अब यहां चैट में मत बताते रहना क्यों नहीं आया हो क्लास। हो गया डन। कितना कॉल लिखना है? और लिखना है, लिखो लिखो चलो लिखो। हो गया ला। शीर्षक कैसे नहीं लिखे? सबसे पहले तो शीर्षक ही देखूंगा मैं। शीर्षक लिखिए, असली मजा तो उसी में है। ठीक ठीक है, शीर्षक नहीं लिखे हो लेकिन शीर्षक लिखो। सभी लोग शीर्षक पहले लिखिए भाई, आप सार को समझें, ये मैं तभी समझूंगा ना। और इंप्रूव किया जा सकता है। चलिए पेन डाउन, छोड़ दो पेन सभी, जहां जितना लिख ले हो गया रख दो। अब उसके बाद में लिखना सब। हाँ रुक्मणी, शीर्षक बोलिए। साहसी मनुष्य की पहचान। शाबाश। हाँ निशु बताओ। तो लिखो, पहले लिखो। आप बैठो बेटा, निशु तुम लिखो पहले फिर बैठना। पूजा शीर्षक बोलिए। लिखो पहले शीर्षक लिखो, चलो 1 मिनट में लिखो शीर्षक। अरे 1-1 मिनट का समय तुम लोग नहीं लिखे क्या होता है? शीर्षक तो लिख सकते हैं आप लोग, चलिए ऑनलाइन वाले शीर्षक लिखिए फटाफट। शीर्षक लिख के डालते जाइए। तो मेरे ख्याल से 10 मिनट हो गया क्या हमको? 7-8 मिनट तो ही गए इसको पढ़ते हुए। तेजी से लिखो शीर्षक एकदम, सारे सारे इधर दिखना चाहिए मुझे। धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। कैसे लिखोगे बेटा? लिखोगे तो है लिखोगे, वैसे बहुत बड़ा हो गया ये। जीवन का लक्ष्य, ठीक। और लिखो जल्दी लिखो। हाँ जी, जिंदगी में साहस का महत्व। जीवन में साहस लिख देना ज्यादा अच्छा नहीं था रे? हाँ बोलिए बेटा। ठीक लिखिए, बैठिए। साहसपूर्ण जीवन,
बाप रे। हाँ बोलो भाई। हाँ करण बोलिए, क्या बोले? साहसी मनुष्य। हाँ भाई कौशल, अब बोलो। साहसी सफलता की पूंजी। देखो कितने सारे विचार आ रहे हैं हमारे पास। ए सो गए क्या तुम लोग ऑनलाइन वाले रे? 2 ही जन बस लिखे हैं। श्रद्धा ऑप्शन होता तो अपलोड कर देते, बट डायलॉग मार रहे आई थी। अभी शीर्षक बताना। हाँ तुरंत लिखिए। साहसी जीवन, गुड। साहस का महत्व। हाँ राकेश भाई बताओ। अतुल। बाप रे, और एक आध लाइन लिख देता तो। हाँ भाई बताओ। कृष्णा बोलो। साहस और आत्मनिर्भर का महत्व। मूवी देखते हो आप लोग? मूवी, अब मूवी का नाम आप बताओ तो आप क्या शीर्षक लिखे हो? हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। कविता पाठ कर रहे हैं हम लोग यहाँ। अरे एक मूवी आई थी अभी शाहिद कपूर की, और कौन तो थी हीरोइन, लेकिन वो रोबोट थी उसमें। अखिया गुलाब वाला गाना था जिसमें क्या था, तेरी बातों ने ऐसा जादू किया। अब मूवी का नाम है कविता है, यही समझ में नहीं आ रहा। फिर कभी कोई मूवी का नाम देखते हैं हम लोग, नाम आता है छोटा सा पीके। फिर कभी एक मूवी आती पिंक, एक मूवी आ गई टॉयलेट, एक प्रेम कथा। फिर एक देखते गदर, एक प्रेम कथा। दोनों प्रेम है, किस प्रकार का जाके मूवी देखे पता चले। शीर्षक कैसा होना चाहिए आप समझो, शीर्षक कैसा होना चाहिए? निडर बेखौफ जिंदगी। बाप रे, और चाटो शायरी मार दो इसमें। साहसी मनुष्य की पहचान। हो तो मजेदार तुम लोग यार, गजब। देखो जब तक ऐसे लिखोगे नहीं यार, तो ये एक्सपेरिमेंट तुम कहां जाके मारते? एग्जाम हॉल में। तो इसलिए हर टॉपिक का शीर्षक और आप अपने हिसाब से दो। तुम बोलो बेटा क्या लिखी थी तुम? पौरुष अपना पथ स्वयं गढ़ता है। गजब, ठीक। आप साहसी व्यक्ति का की पहचान, साहस का महत्व। बोलो बोलो। साहसी मनुष्य, जीवन में साहस का महत्व। आप क्या लिखी थी? साहसी मनुष्य। और कोई बचे? कौन बचा? हाँ बोल बोल दो, सब बोलो। सफल जीवन, बस ज्यादा छोटू नहीं हो गया। आप साहसी मनुष्य निडर होता है, और एक आठ ऐसे इधर भी। ये लोग ज्यादा मजेदार लिख रहे हैं यार ऑनलाइन वाले तो। इधर हाँ बेटा आप क्या लिखे हो बताओ? क्या? साहस व्यक्ति की, साहसी व्यक्ति होगा ना, साहस व्यक्ति कैसे होगा? आप क्या लिखी हो जी? हाँ साहसी जीवन। हाँ क्या लिखी था अमरकार बता? साहस कौन सा चिन्ह? ए क्या होता है? कोलन। मैं नहीं जानो कोलन सोलन ला, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, हिंदी में बताता जानू। उपविराम रे गदी, उपविराम। क्या बोलेंगे? उपविराम। गजब के लोग है यार तुम लोग। विराम चिन्ह पढ़ाया हूं ना, फिर बताया करो, ठीक है? हाँ भाई चलिए तो देखते हैं सही उत्तर क्या है। वो आप में से ही जितने लोग बताए हो, उसी में से कोई एक को मैं भी निष्कर्ष निकाल के बता दूंगा। मुद्दा ये नहीं है कि हम सही उत्तर जाने, मुद्दा ये है कि हम कितना कितना गलत सोच सकते हैं, या हमारा सोच कितना मजेदार है ये जाने। आपकी सोच गलत नहीं है, आपकी सोच मजेदार है, लेकिन मुद्दा ये नहीं मजे नहीं देना है वहां पर हमको वो लिखना है जिससे नंबर मिले। समझ में आ रही बात? यहां बैठ करके पढ़ना और ये सोचना, या लाइव देखते रहना, इसमें और बात की रिकॉर्डिंग देखने में यहीं पर डिफरेंस आएगा कि आप गलती करके सीखोगे, और जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे बाद में वो लोग हाँ ऐसा होता है वो जान लेंगे। बस जिन्होंने इस बात को जान लिया वो कभी भी खुद से सही बनाने के सक्षम नहीं होते। यही डिफरेंस है।
चलो तो जो भी मजेदार बातें आप लोगों ने बताई, अब उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब जब कभी भी हमको शीर्षक देना है तो पहली बात, वो छोटे से छोटा हो, यह बात ध्यान रखना है। वो एक पूर्ण वाक्य नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर एक पूर्ण वाक्य था, अरे बाप रे, आपो दीपो भव, नहीं नहीं भैया, मंत्रोच्चारण ना, देवी नहीं। हाँ, साहसी मनुष्य निडर होता है, ये एक यहां पर आया हुआ है, शायद आप में से भी किसी ने ऐसा कुछ कहा था। तो कभी भी इस प्रकार का शीर्षक हम नहीं देंगे जो एक पूर्ण वाक्य लगे। इसीलिए मैंने वो मूवी का उदाहरण दिया, क्या तेरी बातों में उलझा है जिया, ये कोई मूवी मतलब ठीक है ना, उस चक्कर में हम लोग दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो चलता था पहले, चलो ठीक है, उसको भी अब आज के युग में हम लोग क्या DDLJ बोलना चालू कर दिए थे उसको, आगे ना। तो शीर्षक कभी भी क्या होना चाहिए, वो संक्षिप्त रहे, छोटे से छोटा रहे। और अगर भयंकर छोटा नहीं हो सकता तो जैसे सेमी कॉलन का उपयोग करके, कॉलन का उपयोग करके, अर्थात उपविराम का प्रयोग करके जो लिखने की पद्धति वो बेस्ट है। उपविराम का प्रयोग करके हम किसी शब्द को क्या करेंगे भाई, संक्षिप्त करेंगे, हम उसके विस्तार को रोकेंगे। तो क्या उपयोग करना है हमको, उपविराम। क्या उपयोग करना है हमको, उपविराम। बताऊंगा मैं उपविराम का प्रयोग करके इसको क्या लिखेंगे, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा वाक्य ना हो तो अच्छा। एक आध शब्द में अगर आप शीर्षक दे दो तो अच्छी बात है, एक शब्द नहीं तो 2 से 3 शब्द का प्रयोग कर लो, ठीक है। वो शीर्षक में थोड़ा सा आकर्षण होना चाहिए। शीर्षक उस बात को जरूर दर्शाता रहे जिस संबंध में ये क्या है भाई, गद्यांश दिया हुआ है। जैसे यहां पर एक आया है क्या, जीवन का लक्ष्य, जानकी लिखती जीवन का लक्ष्य। क्या इसमें जीवन के लक्ष्य को बताया गया है, नहीं, यहां साहस के बारे में बताया गया बेटा, जीवन का लक्ष्य के बारे में नहीं। साहसी व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है ऐसा बोला जरूर गया है, लेकिन क्या ये अपठित गद्यांश लक्ष्य के बारे में बोला है, नहीं। यहां इतना तो श्योर है कि हमारे जो शीर्षक है उसमें निडरता और साहस, इन दोनों ही शब्द का या दोनों में से किसी एक शब्द का होना जरूरी है। इतना तो हमको समझ में आ रही है बातें, हाँ कि ना। तो शीर्षक जो है आकर्षक बने, संक्षिप्त बने, छोटा बने, पूरा वाक्य ना हो, उपविराम का प्रयोग कर ले तो ही अच्छा है, और मूल बात को बताना चाहिए, ठीक है। अगर यहां से हम लोग ये निकाल रहे हैं क्या कि जीवन का लक्ष्य, तो गलत बात है। फिर तो क्या होना चाहिए, चलो एक शीर्षक मैं बताता हूं, 1-2 वो लिख लिए रहो और उस बात को आप जस्टिफाई करना। लिखो शीर्षक क्या होना चाहिए, साहस, कुछ ऐसा लिख लेते हैं हम, साहस, जीवन का लक्ष्य नहीं, जीवन का सार, ठीक है। अच्छा एक और बात, जो इधर में भी आप दीपो भव आया था, आप जो जिंदगी बोल रहे थे, आप देखिए ये जो है हमारा यहां से पूरा यहां तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर एक चीज हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं है, संस्कृत तो बिल्कुल नहीं, यहां पर बहुत ज्यादा उर्दू अल्फाज का प्रयोग नहीं है, ये ठीक ठाक हिंदी में लिखने का प्रयत्न किया गया है, हाँ कि ना। तो भैया जब कोई लेखक हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों के साथ लिखा है, वो ज्यादा उर्दू बाजी नहीं कर रहा है, तो जबरदस्ती जिंदगी क्यों बोल रहे हो आप, आपको क्या लिखना है, जीवन। जबरदस्ती संस्कृत क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे भाई। यहां कहीं पर भी ऐसे कोई संस्कृत के व्याकरणाचार्य टाइप लग रहे हैं क्या, ये नहीं ना। अगर वो आपो दीपो भवा इस टाइप का उनको शीर्षक देना ही होता तो ऐसे शुद्ध हिंदी का प्रयोग करने की कोशिश करते क्या हम लोग, नहीं, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा सा ये जिंदगी तो फिर भी चलो यहां पर प्रयोग हो भी गया है, संस्कृत का तो उससे ज्यादा प्रयोग है ही नहीं। तो चलिए भाई शीर्षक क्या हो गया हमारा, साहस, जीवन का सार। या एक और शीर्षक चलो लिख लिए रहो, क्या लिख लें,
साहस, साहस, जीवन और महत्व। साहस का जीवन में महत्व कर दो तो भी चल जाएगा, साहस का जीवन में महत्व कर दो ऐसा भी ठीक है। साहस का जीवन में महत्व, हाँ ठीक है। ये जीवन का सार लिख रहा, क्या होता है ना कि जिंदगी का सार थोड़ा सा वो सूट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग जीवन का सार लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा है कहने का तात्पर्य। एक लिख सकते हो निडरता, लिख लो निडरता ही असली ताकत। साहस शब्द को छोड़ करके अगर कुछ लिखना है तो ऐसे सेंस में बता रहा हूं, ठीक है। वैसे बेहतर है कि साहस शब्द का प्रयोग रहे, ठीक है। चलो ऐसे आप कई सारे विचारधारा बनाते रहना। साहसी लीडर और बेखौफ कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, साहसी निडर और बेखौफ। लेकिन क्या आगे क्या कुछ पता चले, समझ पाए बात को। ये वैसे ही हेडिंग है जैसे पीके, पूरे मूवी का कॉन्सेप्ट एक तरफ और सब मुझे पीके पीके बोलते हैं, बस उसी बात को लेकर के पीके नाम मूवी का रखा गया, लेकिन उस मूवी का कॉन्सेप्ट जो है क्या है, काफी अलग है। वहां पर बताया सिखाया कुछ और गया है। तो कई बार ऐसे भी शीर्षक रहते हैं हमारे पास, ठीक है। अब वो सामने चेक करने वाले को अच्छा लगा तो ठीक है, वरना फिर खत्म। बात कितने नंबर की है, 2 नंबर की, ये बात ध्यान रखिएगा। 4 ठोक पर्यायवाची लिखोगे तो कमाओगे इतना, आप समझना इस बात को। 4 पर्यायवाची लिखने के लिए आधे आधे नंबर के 4 पर्यायवाची आएंगे ना, और उस 4 पर्यायवाची को लिखने के लिए आप लोग कितना लंबा चौड़ा मेहनत करने वाले हो। कई रात याद करोगे तब जाकर के 2 नंबर मिलेगा, बोलो हाँ कि ना। और वही 2 नंबर आपको समझ विकसित करने से मिलेगी। तो समझ विकसित करना ज्यादा आसान है या 300-400 शब्द का पर्यायवाची याद करना ज्यादा आसान है, इस बात को समझो और तब फिर सारांश लेखन को पढ़ो। बहुत सारे लोग सारांश लेखन को चलो लास्ट में देखेंगे चक्कर में छोड़े रहते हैं, ऐसा करना मूर्खता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये 2 नंबर दिलाएगा क्या, जब हम एक बार समझने का प्रयत्न करें। चलो पहली बार में हमने बहुत सारी बातें कर लिए, दूसरे की ओर अब जाएंगे, उससे पहले इसका सारांश क्या क्या हो सकता है सारांश में लिखवा दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि हमारे सारांश में क्या क्या नहीं होना चाहिए। चेक कर ले क्या क्या नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। बोला गया साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है। 2 बार जिंदगी शब्द का प्रयोग हो गया, तो जिंदगी इधर भी प्रयोग हो गया। जिंदगी तो चलो मैं ही पहले गौर नहीं कर पाया था कि जिंदगी ज्यादा लिखा हुआ है, तो जिंदगी तो यहां पर अच्छा खासा प्रयोग है। बोला गया इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर और बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उससे मिलता है। अगर आप इस लाइन को यहां पर, अगर ये लाइन नंबर 1 और ये हमारा वाक्य 2, तो ये हमारा वाक्य नंबर 3 और ये है भाई चौथा वाक्य। आप तीसरे वाक्य को पढ़िए। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। इतनी बड़ी बात को एक ही बात में बोला जाए तो जनमत की उपेक्षा करता है, यही तो बोलना चाह रहे हैं ना वो। इसका मतलब यह हुआ कि हम तीसरे लाइन को एक सिरे से काट सकते हैं और चौथे लाइन में जब जनमत की उपेक्षा वाली बात को जब हम मेंशन करेंगे तो अपने आप हमारा तीसरा लाइन उसमें इंक्लूडेड है। समझ रहे हो बातों को। तो जनमत की उपेक्षा करने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश उससे मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीवों का काम है। अगर देखा जाए तो 5वां लाइन भी फिर से इसी तीसरे और चौथे लाइन की बात को रिपीट कर रहा है। अंततः मूल बात तो यही है ना कि अड़ोस पड़ोस को नहीं देखना है, जनमत की उपेक्षा कर रहे हैं, हाँ कि ना। फिर
क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। तो चलो, ये उपेक्षा और यहां पर जो है क्या है, तुलना की बात आ गई, चाल को मध्यम की बात आ गई, तो इसलिए इसको रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। आगे हो सकता है कि हमको फिर से काटना पड़े। कहा भी गया है कि शेर, सूर, शायर, सपूत किसी के द्वारा बनाए गए लिख पर नहीं चलते। पहले तो इसको एकदम एक लाइन से काट दो, क्योंकि क्या है, ये उदाहरण है, एकदम लाइन से ये उदाहरण है भैया, तेरे को तो कभी ही नहीं लिखना है। पौरुष अपना पंथ निजी, पथ स्वयं गर्द, ये सब डायलॉग बाजी हटा दो, डायलॉग बाजी हटा दिए। क्या बचा? अरे आप में हिम्मत ही नहीं है तो जिंदगी किस काम की? पराजित जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है? चलो, इसके भाव को समझने की कोशिश कर लेंगे कि चैलेंज कर रहा है कि भाई जीवन ऐसा होना चाहिए जहां पर क्या हो, साहस हो। इसलिए हिम्मत करो, अपना मार्ग खुद बनाओ और जिंदगी को सफल करो। कुल मिलाकर के ये बच गया हमारा बचा कुछ हिस्सा, जिसमें हमने उदाहरण को काट दिया और अगर वही बात रिपीट हो रही है तो उसको हमने काट दिया। काटने के बाद में अब हम इसका रस निकालते हैं। चलिए, रस निकालने की प्रक्रिया चालू करें। लिखिएगा, बड़े जोर से लिखिएगा एकदम। साहस, निडरता और बेखौफ जीवन। साहस, निडरता और बेखौफ जीवन। साहस के बाद में कॉमा करो, ये भी नहीं बोला रहा हूं, मतलब साहस, फिर लिखो क्या वहां पर, अल्पविराम, फिर लिखो निडर और बेखौफ जीवन जीने का आधार है या पहचान है। साहस, निडर और बेखौफ जीवन जीने का आधार है। साहसी व्यक्ति जनमत की उपेक्षा करके अपना मार्ग खुद बनाते हैं। ऐसे लोग ही मनुष्यता को प्रकाश देते हैं एवं क्रांति लाते हैं। इसलिए हिम्मत करके अपना रास्ता खुद बनाओ और सफल जीवन जियो। अब मैं बोला तो हो सकता है कि 1/3 से थोड़ा ज्यादा हो गया हो या थोड़ा कम, जैसा भी, एक बार काउंट करके देख लो तो जी। कर लिया काउंट? अरे करो। कितने शब्द आए और ये कितने शब्द का है? वाह, मैं ही बोला वो लिखे हो ना, तो 40 और आप 30 बोल रहे हो, कैसे?
हाँ तो वो की, का, की, में ये सब को नहीं काउंट करते हैं भाई, तो वो सब नहीं काउंट होता है। के, में, से कितने 30 हुए करण जी? और इसमें कितने शब्द हैं? कारकों को हटा देना है ना, कारकों को छोड़ दो। 96 गजब का हुआ, मतलब 96 उठा के हमने 30 पे ला दिए, मतलब हो गया करेक्ट। ठीक है, इसमें कितने शब्द हैं जैसे ही मैंने बोला तो कितने लोग काउंट करना चालू किए अभी बताओ तो? कोई काउंट नहीं किया, मैं 3 बार पूछा इसमें कितने शब्द हैं करके। अबे नालायकों, जब मैं बोला था कि इसका सारांश देखो सबसे पहले तो वही लिखना था, तो जुबान से निकलना चाहिए ना कि हाँ सर 96 शब्द हैं करके। किए थे कि नहीं किए थे पहले काउंट बताओ? कितने लोग काउंट किए थे पहले? इतने लोग, ये लोग तो बोल क्यों नहीं रहे थे फिर कि 96 है करके? आपके द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स से मुझे ऊर्जा मिलती है, जान लो। समझ में आई बात? जब मैं बोल रहा हूं कि इसमें कितने शब्द हैं, या तो मैं खड़े होकर काउंट करूंगा, फिर बाद में तुम भी वैसे ही बैच बनते चले जाओगे क्या कि आप बोलते रहो, हमको जो मन करेगा तब करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, ऐसा नहीं करो। चलिए भाई अगले पर आते हैं हम लोग। एक और जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। ये 2022 वाला है, वो 2023 का था। चलो भाई जल्दी कर लो तो इसका एक बार प्रैक्टिस। इतना टाइम तो पर्याप्त है यार। चलो शीर्षक डालते जाओ। ऑनलाइन वाले आप लोग शीर्षक लिखिए जल्दी जल्दी। नेहा के चैट के बाद वाले देखूंगा मैं, जल्दी जल्दी आप लोग शीर्षक लिख लिए? चलो इस बार, चलो भारती आप बताओ सबसे पहले क्या शीर्षक लिखी हो आप? हिंदी का महत्व। गुड, बताओ बताओ, लाइन से बोलते जाओ, एकदम तेज सट सट बोलते जाना। बैठ के आराम से बैठ के बोलो। हाँ, उपविराम, फिर
देश का आधार भाषा, गुड बेटा। राजभाषा हिंदी, शाबाश। राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा का महत्व, हाँ मोहतरमा बताइए। राष्ट्रभाषा हिंदी, यहां लिखा हुआ है राजभाषा हिंदी, ठीक। राजभाषा की राष्ट्रभाषा है, चेक करेंगे हम। हाँ बोलो बेटा। हिंदी उपविराम संचार और संस्कार, संचार भी और संस्कार भी, वाह। संस्कृति की आत्मा भाषा है। इसी बात को अगर हम उपविराम के अगर यही ही लिखना है तो भी भाषा संस्कृति की आत्मा ऐसा लिखेंगे। संस्कृति की आत्मा भाषा है। एकदम ध्यान से सुनो, मैं बोला था ना वाक्य प्रयोग मत कर देना पूरा, बल्कि क्या करेंगे हम उपविराम का प्रयोग। तो जैसे इनके मन में विचार आया संस्कृति नहीं भाषा संस्कृति की आत्मा है, ऐसा लिखने का जब विचार आया तो इसी को उपविराम के साथ हम कैसा लिखेंगे, भाषा संस्कृति की आत्मा, ठीक है बात। तो ऐसा कुछ करना। अब वैसे वो कितना सही कितना गलत बाद में चेक करेंगे। हाँ मोहतरमा आप बताइए जल्दी। हिंदी फिर उपविराम के बाद राष्ट्रभाषा, ठीक। देश का सौभाग्य, क्या बात है। हाँ हिंदी एक महत्वपूर्ण विचारधारा। हाँ कृष्णा। राष्ट्रीय एकता और संस्कृति की सेतु, सांस्कृतिक सेतु होगा ना फिर, सांस्कृतिक नहीं सांस्कृतिक। हाँ राष्ट्रभाषा को उपविराम पहले लिख सकते हैं। हाँ राष्ट्रभाषा उपविराम हिंदी की आवश्यकता। राष्ट्रभाषा उपविराम हिंदी की आवश्यकता। कहना क्या चाहते हो? इसमें वो है ना कि राष्ट्रभाषा बनने की आवश्यकता, तो इसको राष्ट्रभाषा हिंदी की आवश्यकता या फिर हिंदी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता। हिंदी राष्ट्रभाषा क्या हो सकता है? राष्ट्रभाषा हिंदी का, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना जरूरी है बोल रहे हो कि एक राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी का होना जरूरी बोल रहे हो? क्या बोलना क्या चाह रहे हो आप? मेरे होठ सूख गए रे तो ये बात सुन के। हाँ इससे पहले प्राण सूख जाए, जल्दी कुछ बताओ आगे। अरे ऑनलाइन वालों 2 जने लिख दिया बस, सो रहा बाकी लोग। लाइव देखते रहोगे, यहां कुछ नहीं बोलूंगा, सोच रहे हो तुम लोग। ऐसा शब्द बाहर छोड़ूंगा दिल छल नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं। जब बोला हूं लिखो तो लिखा करो, दिल से आंसू निकलना चालू होगा फिर। हाँ चलिए बोलिए इधर आप लोग। ठीक, बहुत बढ़िया, बोलो राकेश जी। क्या बोले? हिंदी राष्ट्रीय गौरव और तुम लोग क्या डांट खाने का वेट कर खड़खड़ कर लिख रहे हो अभी। हिंदी का भारत में महत्व, राष्ट्रीय जागृति और भाषा, भाषा का व्यक्तित्व, भाषा का महत्व, हिंदी भाषा का विस्तार। देखो कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना भाई, विचार बताना जरूरी है यार, वो सही हो कि गलत हो बाद में डिसाइड करेंगे। चलो बोलो बोलो पूजा। हिंदी राष्ट्रीय एकीकरण की भाषा, एकता की बात आ रही है। बोल भाई अतुल। क्षेत्रीय भाषाओं के मध्य सेतु, ठीक बात। हाँ राष्ट्रभाषा का महत्व, राष्ट्र का सौभाग्य। हाँ भाई कौशल। राष्ट्रभाषा का महत्व। हाँ करण बताइए। हिंदी हमारे राष्ट्र का सौभाग्य। हिंदी राष्ट्र का सौभाग्य, ठीक। हमारी मातृभाषा। हिंदी भाषा का महत्व, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा। हाँ हिंदी उपविराम भाषा का महत्व, राष्ट्रभाषा की पहचान। हाँ बेटा बोलो। हिंदी राष्ट्र का सौभाग्य, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा।
राष्ट्र का आधार लगभग सबने बता दिया। ठीक, चलो अब ध्यान से देखो, यहां पर आप लोगों ने भी लगभग ठीक ठीक लिख दिया है। हिंदी भाषा का विस्तार, व्यक्तित्व, भाषा का महत्व, राष्ट्रीय जागृति और भाषा, हिंदी का भारत में महत्व, राजभाषा हिंदी, देश का आधार, ये सारी बातें आप लोगों ने लिखी। अब एक बार पढ़ के देखते हैं कि क्या बताया गया। एक बार पढ़ें क्या लिखा हुआ है इसमें, है ना। चलो भाई, एक तो आप लोगों ने पढ़ी, कितने शब्द हैं इसमें बताओ तो। पहले तो हम लोग को यही लिख लेना है ना किसी किनारे। शब्द कैसे काउंट करना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 आ रहे एक लाइन में, तो 15 का पहाड़ा ज्यादा आसान है। 30 60 क्या हो गया फिर, ये 75, ये 90, ऐसे कुछ आ गया। ओवरऑल मोटा मोटा 90-100 के आसपास हम लोग ले लिए, है ना। तो हमारा सारांश कितने का होना चाहिए, लगभग लगभग 30 से 35 के बीच का होना चाहिए, है ना। लगभग लगभग ऐसा निकाल लेते हैं। चलो भाई, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की आवश्यकता समझने के पीछे विद्वानों का यही मत रहा होगा कि हिंदी ही वह भाषा है जो भारत को जोड़ने के लिए सेतु बन सकती है। ये तो पूरा एक विशेष बात हो गया भाई, ठीक है। पूरे भारत को जोड़ने के लिए क्या भाई, हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। ऐसा हमारे विद्वानों ने सोचा होगा। भक्ति आंदोलन जो अखिल भारतीय सांस्कृतिक और साहित्यिक आंदोलन बन गया था, उसने संपूर्ण भारत के लोगों के हृदय में इस बात का एहसास करा दिया था कि विद्यापति से लेकर मीराबाई तक हिंदी का विस्तार इस बात का सूचक है कि मैथिली से लेकर राजस्थानी तक हिंदी क्षेत्र की व्याप्ति वस्तुतः गुजरात से लेकर बंगाल तक है। यहां पर दो लोगों की बात बताई गई, विद्यापति से लेकर मीराबाई। विद्यापति जी मतलब कि आप चले सीधे सीधे क्या, बंगाल क्षेत्र, और मीराबाई मतलब कि गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में उनका प्रचार प्रसार था। तो और ये दोनों हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि पूरा राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक पूरा क्या भाई, हिंदी। विद्यापति केवल मैथिली के कवि ही नहीं बल्कि बंगाल के भी कवि माने जाते हैं, और मीराबाई भी न सिर्फ राजस्थान बल्कि गुजरात की भी कवियत्री मानी जाती है। अब ध्यान रहिए, उदाहरण नहीं है ना ये लोग। हिंदी ने अपने देश की सभी उपभाषाओं को जोड़ने के साथ साथ आसपास से भी संवाद कायम रखा है। हिंदी हमारे राष्ट्र का सौभाग्य है, वह हमारी मातृभाषा बनकर इतनी स्वाभाविक हो गई कि हमारी जनपदी भाषाएं उसमें अवगाहन कर निखर उठी। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसी किसी भाषा का विकास नहीं हुआ जो अन्य जनपदी भाषाओं को जोड़कर चल सके, जिससे राष्ट्रीय भाव पुष्ट हो और राष्ट्र एक संपूर्ण राष्ट्र बन सके। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि बीच में थोड़ा सा क्या है भाई, दृष्टांत बताया गया इस बात को लेकर के कि कैसे हमारे जो है विद्यापति और मीराबाई के काल को अगर हम जाके देखें तो भी उन्होंने पूरे भारत को, उत्तर भारत को कम से कम एक हिंदी से जोड़ा। अगर हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो वहां पर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ हैं तो सब अलग अलग, लेकिन पूरे दक्षिण भारत को जोड़ने वाला कोई एक भाषा वहां पर दिखा क्या, नहीं मिल पाया। और इसीलिए दक्षिण भारत में फिर उनकी सेतु बन गई क्या, अंग्रेजी। जबकि उत्तर भारत में गुजराती है, राजस्थानी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, मगधी है, मैथिली है, बिहारी है, छत्तीसगढ़ी है, बंगाली है, लेकिन इन सबको जोड़ने का सेतु का काम कौन करे भाई, हमारी हिंदी। और जनसंख्या कहां पर है ज्यादा, और इसलिए पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्रीय भावना, एक राष्ट्रीय चेतना का विस्तार कौन सी भाषा कर पा रही है, हिंदी। समझ पा रहे हो बातों को। हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, क्या है, और क्या राष्ट्रभाषा नहीं है, है। कौन बोल दिया नहीं है, राष्ट्र जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। हाँ, ये एक बात बोल सकते हो कि राष्ट्र जैसा शब्द नहीं होता। तो क्या राष्ट्रवाद का आंदोलन करने वाले हमारे वीर सूरवीर मूर्ख थे वो लोग? संविधान में तो माँ बाप का पैर छुआ भी नहीं लिखा है।
बिल्कुल सही, आपका ये प्रश्न जायज है, आपका ये बताना भी जायज है जो आपने कहा कि राष्ट्र जैसा तो शब्द ही नहीं, ये बोलना गलत है। राष्ट्र शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं, ये बोलना सही है। अब समझिए इस बात को, जो आप या आप जैसे अन्य स्टूडेंट जो एक बता देते हैं क्या कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, उसके पीछे कुतर्क भी यही है कि संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में तो खाली राजभाषा लिखा है। उनको पूछो ना कहां लिखा है राजभाषा, तो भी नहीं बता पाएंगे। आर्टिकल 343 में हिंदी को राजभाषा कहा गया, राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया, क्योंकि हिंदी में हमारे संविधान में कहीं राष्ट्र का उल्लेख भी नहीं है। संविधान में किसका उल्लेख है भाई? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। किसको? राज्य को। गणराज्य शब्द बोला गया है, राष्ट्र शब्द बोला नहीं गया। तो जब राष्ट्र ही नहीं बोला गया तो राष्ट्रभाषा जैसी कोई चीज बोली जाएगी क्या? नहीं। राष्ट्र शब्द क्या है? राष्ट्र भावना से संबंधित शब्द है भाई। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रीय चेतना, ये राष्ट्र क्या है? यही राष्ट्र को बताया जा रहा है कि किसी एक भूभाग में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग प्रकार के भोजन करने वाले लोग, वस्त्र धारण करने वाले लोग, धर्म को मानने वाले लोग, जाति समुदाय के लोग, जब वो सबको जोड़ने के लिए किसी एक ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो भाषा हम सब से मिल करके क्या बन जाती भाई? राष्ट्रभाषा। क्या बन जाती भाई? राष्ट्रभाषा। समझ में आ रही बात? जैसे हमारे लिए सबसे ऊपर ध्वज कोई है तो क्या है? तिरंगा है ना। सबसे ऊंचा ध्वज कोई हो सकता है तो क्या हो सकता है? वो तिरंगा। तिरंगा से ऊंचा किसी ध्वज को हम लोग नहीं लहराएंगे। सबसे ऊंचा क्या लहराएगा? हमारा तिरंगा। और वैसे ही हिंदी को माना है, और कुछ लोग इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। तमिलनाडु में फिर ये चीज चल रहा है कि हाँ भाई हमको हिंदी नहीं मानना। ठीक है, मत मानो, और उसमें काटने मिटाने की क्या जरूरत है भाई? आप तो नहीं मान, इसीलिए तो एक भी नवोदय नहीं है वहां पर। तो खैर ये अलग चर्चा है, राष्ट्रभाषा वाली बात। ठीक, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? कभी पूछा कोई तो बताओगे हाँ है। लेकिन अभी जो हमने डिस्कस किया ये सब इस अपठित गद्यांश से अलग की बात है। अब इस अपठित गद्यांश में ही आकर के अगर हम चर्चा करें तो यहां पर क्या क्या हो सकता है, इसका क्या शीर्षक लिखेगा? चलिए लिख करके देखें जरा। क्या क्या हो सकता है यार? राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में फिर अंतर। राजभाषा बेटा, राजभाषा, राज शब्द की परिभाषा बताई गई है। राजभाषा घोषित किया गया है हिंदी को आर्टिकल 343 के अंतर्गत। ठीक है, वो राजभाषा है हिंदी। ठीक है, राष्ट्रभाषा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिंदी से हमारी राष्ट्रीय चेतना जुड़ी हुई है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहां बोलते हैं ना राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो वहां पर मैंने राष्ट्र शब्द को डिफाइन किया था। खैर अभी हम मुद्दे से भटक जाएंगे, इसलिए मैं अभी राष्ट्र और राजभाषा नहीं बताऊंगा। हमारा एक अलग से टॉपिक आएगा, क्या? हिंदी भाषा एवं बोली वाला, और उस दिन मैं एक बार फिर से इस पर डिस्कशन करूंगा। एकदम थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। और मॉर्निंग में अगर आप पढ़े हो तो थोड़ा मैं डिस्कस कर चुका हूं इस पर। चलो भाई, वो डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। लिखो तो एक शीर्षक। आप कुछ बोल रही थी क्या? हिंदी उपविराम राष्ट्रभाषा की आवश्यकता। लिख दो, आवश्यकताएं नहीं रे, आवश्यकता। हिंदी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता। और भी अच्छा बोले थे यार आप लोग, मतलब अभी ये बात बताते हुए मैं भूल सा गया। इस बार अच्छा ही बताए थे। देखो बहुत ज्यादा लंबा बस ये मत रहे, जैसे ये राष्ट्रीय जागृति और भाषा, ये भी अच्छा है। राष्ट्रीय भाषा शब्द रहे, बस कहीं पर ऐसा लिख लिया रहो। राष्ट्रीय भाषा राष्ट्रभाषा टाइप का चीज रहे, हिंदी रहे ना रहे, और हिंदी भी रहे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, चलो सारांश लिख लो, एक बार लिख लो तो सारांश।
लिखिएगा, विद्वानों के अनुसार हिंदी भारतीय भाषाओं में सेतु का कार्य कर सकती है। भक्ति आंदोलन ने हिंदी को अखिल भारतीय बना दिया था। क्या बोला था मैं? भक्ति आंदोलन ने हिंदी को क्या बना दिया था? अखिल भारतीय बना दिया था। अगला लाइन लिखिएगा, यह भाषा राष्ट्र का सौभाग्य है। यह भाषा राष्ट्र का सौभाग्य है जिसने स्थानीय भाषाओं को भी समृद्ध किया है। दक्षिण भारत में ऐसी कोई भाषा नहीं है जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सके। अतः हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाना आवश्यक है। हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाना आवश्यक है। ठीक है, कम थोड़ी हो गया? कितना हुआ? ज्यादा हो गया? अरे यार 40 शब्द चल दिया। अरे कुछ रिड्यूस करो यार। फिर कितना शब्द? 34-35 आया। हाँ तो उतना ही तो आना था। फिर ये लोग कारक चिन्ह काउंट कर रहे होगे तुम लोग। काउंट करके बोला कि तुक्का मार दिया था। 40 तक जा रहा है। देखो कुछ शब्द को थोड़े बहुत को हटा देना है ना। तो चलिए ये 2 हम लोगों ने लिखा। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे हर एक को यहां लिख लिख के बताने की आवश्यकता है। आप 2021 के या इस तरीके से 2019 वगैरह के भी इनको जो है प्रश्नों को जो है सॉल्व करना, ठीक है, बढ़िया से इसको लिखने की कोशिश करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, सॉल्व कीजिए, मेरे पास लेकर के आइए। जिसका भी ठीक ठाक लगेगा, अच्छा लगेगा, मैं आपके ग्रुप में डालता जाऊंगा। और अगर मुझे ऐसा लगा कि आप में से कोई भी ठीक से नहीं लिखे हो तो कुछ लिख करके मैं डाल दूंगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इतना ही प्रैक्टिस कर लेना पर्याप्त है। बहुत है भैया, 12-15 प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त होता। ठीक है, हाँ शीर्षक वैरी करेगा। मैंने केवल यही बताया, शीर्षक संक्षेप में रहे, उपविराम का प्रयोग करते हुए लिखो तो और अच्छी बात है। ठीक है, 2-3 शब्द में, 4 शब्द में अगर उसको खत्म कर लो तो बहुत अच्छी बात है। केवल ये मेरा उद्देश्य था बताना। ठीक है, तो चलिए भाई यहीं पर हम अंत करते हैं। क्या? सारांश लेखन। और हमारा अगला टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम क्या है भाई? अपठित गद्यांश।